यह एक कठोर सच्चाई है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर नुकसान और अराजकता फैलाने में खुशी महसूस करते हैं। सोचिए, आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं और फिर पता चलता है कि वही आपके जीवन की परेशानी का कारण है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो उतना ही आकर्षक है जितना डरावना। कैसे पहचाने कि आप किसी दुष्ट व्यक्ति से सामना कर रहे हैं, चाहे वो आपका सहकर्मी हो, दोस्त हो या परिवार का कोई सदस्य। ऐसे लोग धोखा देने में माहिर होते हैं। उनकी असली पहचान उनके आकर्षक व्यक्तित्व के पीछे छिपी होती है। आज हम सिर्फ मानव स्वभाव के इस अंधेरे पक्ष को उत्सुकतावश नहीं देख रहे हैं। इस विषय को समझना आपके जीवन को बदल सकता है। स्टोइक्स ने धारणा की शक्ति और एक तर्कपूर्ण व गुणों से भरे जीवन की अहमियत को समझाया। इन विषैले स्वभावों को पहचानकर हम अपनी मानसिक शांति की रक्षा कर सकते हैं और बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। हम आपके साथ ऐसे 5 संकेत साझा करेंगे जो किसी दुष्ट व्यक्ति को पहचानने में मदद करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल इन व्यवहारों को समझ पाएंगे बल्कि इनसे बचने के व्यावहारिक उपाय भी जानेंगे। अगर आप हमारे इस प्रयास की सराहना करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। हर सेक्शन महत्वपूर्ण है और अंत में एक खास बोनस रणनीति भी है जो आपकी मदद करेगी। पहला संकेत, पहली नजर में आकर्षक और करिश्माई। जब हम उन लोगों की बात करते हैं जो शुरू में आकर्षक और करिश्माई लगते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि पहली नजर अक्सर धोखा दे सकती है। ऐसे लोग अक्सर कमरे का माहौल बदल देते हैं। वे ऐसा महसूस करवाते हैं कि आप उनके लिए खास हैं। पहली नजर में वे बहुत मजाकिया, दिलचस्प और आपकी जिंदगी में रुचि रखने वाले लगते हैं। लेकिन स्टोइक हमें सिखाते हैं कि सतह से परे जाकर तर्क और अवलोकन के जरिए सच्चाई को देखना चाहिए। समय के साथ आप उनके व्यवहार में छोटी छोटी खामियां देख सकते हैं। शायद वो हर समय ध्यान का केंद्र बनना चाहते हैं। सामाजिक स्थितियों में वो दूसरों पर हावी हो जाते हैं, बातचीत के दौरान आपको काटते हैं या दूसरों के सामने आपका अपमान करते हैं। ये संकेत महज सामान्य व्यक्तित्व के लक्षण नहीं है, ये खतरनाक इशारे हैं। सोचिए, आप एक पार्टी में हैं। ये व्यक्ति मजाकिया बातें कर रहा है और सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। शुरुआत में ये अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि वो हर बातचीत को अपने बारे में कर रहे हैं। जब आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो जल्दी से विषय बदल देते हैं। स्टोइक्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अभावाग्रस्तता, यानी बाहरी चीजों से प्रभावित हुए बिना शांत और संतुलित रहना। उनकी चालाकी से प्रभावित हुए बिना उनके स्वभाव के स्वार्थी पहलुओं को पहचानना जरूरी है। इस बात पर ध्यान दें कि वे असफलता या मतभेदों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एक सच्चा और दयालु व्यक्ति असहमति या असफलता को शांति और समझदारी से लेता है, लेकिन जो लोग आपको प्रभावित करने के लिए केवल दिखावा करते हैं, वे तुरंत गुस्से में आ जाते हैं या रक्षात्मक हो जाते हैं। वे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गुस्सा कर सकते हैं या आपको दोष दे सकते हैं। स्टोइक्स के अनुसार ऐसा व्यवहार गुणों की कमी का स्पष्ट संकेत है। मार्कस हमें सिखाते हैं कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो गुस्सा और चालबाजी दिखाते हैं। ये तर्क संगत और गुणी व्यक्तित्व के लक्षण नहीं हैं। अपने निर्णय में जल्दबाजी न करें। स्टोइक्स मानते थे कि हमें किसी के चरित्र का आकलन सावधानी से करना चाहिए। एपिक्टेटस ने सिखाया कि हमें उन लोगों के व्यवहार को बारीकी से देखना चाहिए जिन्हें हम अपने करीबी दायरे में शामिल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति शुरू में बहुत अच्छा लगता है तो उनके कार्यों को ध्यान से देखें। ये देखें कि वे दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा होता। सच्चा चरित्र तब पता चलता है जब व्यक्ति किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। याद रखें, हर आकर्षक और करिश्माई व्यक्ति के इरादे अच्छे नहीं होते। कुछ लोग अपने आकर्षण का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के लिए करते हैं। स्टोइक ज्ञान के अनुसार बुद्धिमानी और विवेक बनाए रखें। इससे आप सतही व्यक्तित्वों से बच पाएंगे और अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। दूसरा संकेत, सहानुभूति की कमी। एक और महत्वपूर्ण संकेत जिस पर ध्यान देना चाहिए वह है सहानुभूति की कमी। सहानुभूति वह क्षमता है जो हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने में मदद करती है। यह हमें अपने आसपास के लोगों के साथ गहराई से जुड़ने, जरूरत के समय उनका सहारा बनने और सार्थक रिश्ते बनाने की ताकत देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें यह बुनियादी मानवीय गुण बिल्कुल नहीं होता। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके शब्द या कर्म दूसरों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और यह उनके आसपास के लोगों पर विनाशकारी असर डाल सकता है। स्टोइक्स ने सहानुभूति और समझ को मूलभूत गुणों के रूप में महत्वपूर्ण माना। मार्कस अक्सर मानवता की आपसी जुड़ाव और दूसरों की भलाई को अपनी भलाई का हिस्सा मानने की बात करते थे। इसलिए जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो दूसरों की भावनाओं की खुलकर अनदेखी करता है, तो यह एक बड़ा चेतावनी संकेत है। कल्पना कीजिए, आप अपने किसी दोस्त से कोई व्यक्तिगत और गहरी बात साझा कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वह आपको सहारा देंगे, लेकिन इसके बजाय
वह आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है या आपके विश्वास को मजाक में उड़ा देता है। यह सिर्फ उस समय आपकी मदद न कर पाने की बात नहीं है, बल्कि यह भी है कि वे आपकी खुशियों को भी साझा नहीं करते। आपके किसी उपलब्धि पर खुशी जताने के बजाय वे उसे कम आंकते हैं या उसका श्रेय खुद ले लेते हैं। ये व्यवहार केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है। सोचिए एक ऐसे बॉस के बारे में जो अपने कर्मचारियों को बिना किसी परवाह के उनकी सीमाओं तक काम करने को मजबूर करता है। वह लंबे समय तक काम करवाता है, लेकिन उचित मेहनताना नहीं देता, छुट्टी की मांग को अनदेखा करता है या सार्वजनिक रूप से कर्मचारियों की आलोचना करता है। इस तरह का वातावरण जहरीला हो जाता है, जहां लोग तनावग्रस्त और अपने योगदान को कमतर समझते हैं। मार्कस हमें सिखाते हैं कि ऐसे हालात में भी अपनी शांति और आत्मसम्मान बनाए रखें। ये समझें कि दूसरों में सहानुभूति की कमी उनके चरित्र की कमी को दर्शाती है, न कि आपकी। सहानुभूति की कमी अक्सर और भी बुरे व्यवहारों की ओर ले जाती है। जो लोग दूसरों के साथ सहानुभूति नहीं रख सकते, वे झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं या यहाँ तक कि जानबूझकर शारीरिक या भावनात्मक नुकसान पहुंचा सकते हैं बिना किसी अपराध बोध या पछतावे के। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ने दयालुता और न्याय की शिक्षा दी, यह कहते हुए कि हमारे कार्य हमेशा हमारे आंतरिक गुणों को दर्शाने चाहिए। जब किसी में सहानुभूति नहीं होती तो वे इन मूल्यों से पूरी तरह कटे हुए होते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। ये कमी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी झलकती है। जैसे कोई व्यक्ति हर बातचीत में खुद के बारे में बात करने लगता है, वह दूसरों की बातों में रुचि नहीं दिखाता, जरूरत पड़ने पर मदद का हाथ बढ़ाने में असफल रहता है। शुरुआत में ये बातें मामूली लग सकती हैं, लेकिन यह गहरी समस्या का संकेत देती है। स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना और व्यक्ति के चरित्र को समझना आवश्यक है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसमें लगातार सहानुभूति की कमी दिखती है, तो अपने लिए सीमाएं तय करना बेहद जरूरी है। स्टोइक्स मानते थे कि हमारी भलाई बनाए रखना और दूसरों की नकारात्मकता को हमारी शांति भंग करने से रोकना हमारे अधिकार में है। आपके पास यह अधिकार है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं और आपको नीचे खींचते हैं। अपनी मानसिक और भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता दें। तीसरा संकेत, मैनिपुलेशन। एक और महत्वपूर्ण संकेत जो किसी बुरे व्यक्ति में दिखता है वह है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी को धोखे या चालाकी से अपने पक्ष में करना या नियंत्रित करना। यह एक गुप्त और अक्सर खतरनाक व्यवहार है जो प्रभावित व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान और असहाय बना सकता है। मैनिपुलेटर्स बेहद कुशल होते हैं। वे परिस्थितियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, आपकी सोच को प्रभावित करते हैं और आपकी वास्तविकता पर सवाल खड़े करते हैं। यह आपको कमजोर और असमंजस में डाल सकता है। स्टोइक्स ने स्पष्ट सोच और वास्तविकता में आधारित दृष्टिकोण को महत्व दिया है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए, चाहे बाहरी दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करता है तो वह आपकी सोच को धुंधला करने और वास्तविकता को विकृत करने की कोशिश करता है। यह आपको स्टोइक आदर्शों से भटका सकता है। गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन का एक आम तरीका। गैसलाइटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें मैनिपुलेटर आपकी याददाश्त, समझ या मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े करता है। वे आपकी बातों या घटनाओं को नकार सकते हैं। वे आपके शब्दों और कार्यों को ऐसे पेश कर सकते हैं जैसे सब कुछ आपकी गलती हो। उदाहरण, अगर आप अपने किसी दोस्त से उसकी किसी कड़वी बात के बारे में बात करें तो बजाय उसे स्वीकार करने के वह आपको अति संवेदनशील कहकर टाल देगा। यह आपके आत्मविश्वास को कम करता है और आपको उसकी बनाई गई वास्तविकता पर निर्भर बना देता है। मैनिपुलेशन के और तरीके। पहला, दुखी होने का नाटक करना। मैनिपुलेटर अक्सर आपको अपराध बोध महसूस करवाते हैं। वे आपकी सहानुभूति का फायदा उठाकर आपसे वो काम करवाते हैं जो आप नहीं करना चाहते। जैसे एक दोस्त जो हमेशा अपनी समस्याओं की शिकायत करता रहता है और आपसे उम्मीद करता है कि आप अपना सब कुछ छोड़कर उसकी मदद करें। दूसरा, चापलूसी। शुरुआत में मैनिपुलेटर आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि उनकी प्रशंसा हमेशा किसी स्वार्थ से जुड़ी होती है। जैसे वे तब आपकी तारीफ करते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम करवाना होता है। मैनिपुलेशन के खतरनाक रूप। पहला, आइसोलेशन। मैनिपुलेटर आपको आपके दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। वे कह सकते हैं तुम्हारे दोस्त तुम्हारी परवाह नहीं करते या तुम्हारे परिवार को तुम्हारी कोई समझ नहीं है, मैं ही तुम्हें समझता हूँ। ये आपको उनके ऊपर अधिक निर्भर बना देता है। स्टोइक्स का मानना था कि मजबूत और सहयोगी रिश्ते हमारी भलाई के लिए जरूरी हैं। आइसोलेशन इन सिद्धांतों के खिलाफ है और हमें कमजोर बनाता है। दूसरा, आर्थिक मैनिपुलेशन।
कुछ लोग आपके वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई पार्टनर जो सभी पैसे अपने हाथ में रखता है और आपको खर्चे के लिए अनुमति मांगने पर मजबूर करता है। यह वित्तीय स्वतंत्रता को खत्म करता है और रिश्ते से बाहर निकलना मुश्किल बना देता है। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का महत्व समझें। दूसरों की मर्जी पर निर्भर रहना आपको कमजोर बनाता है। मैनिपुलेशन को कैसे पहचानें? मैनिपुलेशन को समझना और पहचानना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब आप उस व्यक्ति की परवाह करते हैं। लेकिन स्टोइक्स सिखाते हैं कि हमें हमेशा सतर्क और स्पष्ट रहना चाहिए। क्या वे हमेशा अपनी जरूरतों को आपकी जरूरतों से ऊपर रखते हैं? क्या वे आपको अपराध बोध का शिकार बनाते हैं? क्या वे आपकी जिंदगी के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं? क्या वे आपको दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करते हैं? अगर आपको किसी के मैनिपुलेशन का एहसास हो तो तुरंत कदम उठाएं, अपनी सीमाओं को सेट करें, सख्ती और आत्मविश्वास से बताएं कि आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं। आपकी प्रतिक्रियाएं आपके नियंत्रण में हैं। दूसरों के बर्ताव को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रख सकते हैं। मैनिपुलेशन से बचने के लिए आत्मनिरीक्षण, सतर्कता और आत्मसम्मान बेहद जरूरी है। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहकर आप न केवल मैनिपुलेटर्स के प्रभाव से बच सकते हैं, बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकते हैं। चौथा संकेत, नियंत्रित व्यवहार। एक और प्रमुख संकेत जो किसी बुरे व्यक्ति में दिखता है वह है नियंत्रण करने का व्यवहार। ये केवल पसंद या आदतों तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर पहलू पर नियंत्रण करने की कोशिश में होता है। ऐसे व्यक्ति आपकी आजादी छीनकर आपको अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। नियंत्रण का यह व्यवहार अक्सर देखभाल या फिक्र का रूप ले लेता है, लेकिन इसके पीछे का असली उद्देश्य सिर्फ शक्ति और नियंत्रण है। स्टोइक्स, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण को सर्वोपरि माना, इसे नैतिक जीवन के बिल्कुल विपरीत मानते। कैसे दिखता है यह व्यवहार? पहला, छोटे छोटे फैसलों में हस्तक्षेप। उदाहरण के लिए, एक दोस्त जो हर बार यह तय करता है कि कहां जाना है और क्या करना है। शुरुआत में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी पसंद और राय को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। वह कह सकता है, मैं जानता हूं हमारे लिए क्या बेहतर है, या अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ये परस्पर निर्णय लेने की बात नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का दूसरे पर अपनी इच्छा थोपना है। दूसरा, रिश्तों में खतरनाक नियंत्रण। एक साथी जो आपके हर कदम पर नजर रखता है, वह आपसे लगातार आपके ठिकाने और गतिविधियों के बारे में अपडेट मांग सकता है। वह तय कर सकता है कि आप किससे मिल सकते हैं और किससे नहीं। आपका फोन चेक करना, आपके संदेश पढ़ना और सभी पासवर्ड जानने की मांग करना, यह सब नियंत्रण का हिस्सा है। यह आपको ऐसा महसूस करवा सकता है जैसे आप किसी पिंजरे में फंसे हों। एपिक्टेटस ने आंतरिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। कोई भी बाहरी दबाव आपके निर्णयों और स्वतंत्रता को कमजोर नहीं कर सकता। तीसरा, आर्थिक नियंत्रण। ऐसा व्यक्ति आपकी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। वह सभी पैसे खुद संभालता है और आपको खर्च के लिए उसकी अनुमति मांगनी पड़ती है। वह कह सकता है, मैं पैसे संभालता हूं क्योंकि तुम इसे सही तरीके से नहीं कर सकते, या सब कुछ आसान हो जाता है जब मैं इसे देखता हूं। स्वतंत्रता का मतलब है अपने संसाधनों को खुद संभालना और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना। वित्तीय नियंत्रण को स्टोइक्स गुलामी का रूप मानते हैं। चौथा, दूसरों से अलग करना। ऐसा व्यक्ति आपको दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करता है। वह कह सकता है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी परवाह नहीं करते, या तुम्हारा परिवार तुम्हें समझता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं। धीरे धीरे आप खुद को उनसे अलग थलग पाते हैं और पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। मजबूत सहयोगी रिश्ते हमारे विकास और भलाई के लिए आवश्यक हैं। अलग थलग करना हमें कमजोर और नियंत्रित करना आसान बना देता है। पांचवा, डर और धमकियां। नियंत्रण करने वाले व्यक्ति अक्सर धमकियों और डर का सहारा लेते हैं। वे कह सकते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा, तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सेनेका ने सिखाया कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और किसी के दबाव में झुकना नहीं चाहिए। सच्चा साहस और विवेक ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होने और अपनी शक्ति वापस लेने में है। ये कैसे पहचाने कि यह नियंत्रण है? नियंत्रण करने वाला व्यवहार सिर्फ चीजों को अपने तरीके से करवाने तक सीमित नहीं है। यह आपकी स्वतंत्रता, चुनाव और आत्मसम्मान को खत्म करने का प्रयास है। निम्नलिखित सवालों पर ध्यान दें। क्या वह व्यक्ति हमेशा अपने तरीके से चीजें करवाने की कोशिश करता है? क्या वह आपकी राय को नजरअंदाज करता है या उसे महत्व नहीं देता? क्या वह आपको दूसरों से दूर करने की कोशिश करता है? क्या वह आपको लगातार अपराध बोध महसूस करवाता है? क्या वह आपके ऊपर डर
और धमकियों का इस्तेमाल करता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो नियंत्रण करने की कोशिश करता है, तो सख्त सीमाएं तय करें। अपनी जरूरतों और सीमाओं के बारे में स्पष्ट रहें। आत्मविश्वास से बताएं कि आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं। दूसरों से समर्थन मांगने से न हिचकिचाएं। आप दूसरों के बर्ताव को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं और फैसलों को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। अपने सिद्धांतों और स्वतंत्रता को महत्व देकर आप खुद को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों के प्रभाव से बचा सकते हैं। नियंत्रण करने वाला व्यवहार आपकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर हमला है। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि हमारे निर्णय और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। सशक्त होकर, अपने मूल्यों पर कायम रहकर और बाहरी दबाव का सामना करके हम अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार वापस ले सकते हैं। अपने लिए खड़े हों, क्योंकि यही आपकी सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। 5वां संकेत रोगात्मक झूठ है। एक और स्पष्ट संकेत जो किसी बुरे व्यक्ति में दिखाई देता है वह है रोगात्मक झूठ बोलना। ये साधारण झूठ से कहीं आगे बढ़कर होता है। ऐसे लोग लगातार झूठ बोलते हैं, अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के। वे कहानियां गढ़ते हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अपनी जरूरतें पूरी करने या दूसरों पर नियंत्रण पाने के लिए वास्तविकता को विकृत करते हैं। स्टोइक दर्शन में ईमानदारी और सत्य को सबसे बड़ा गुण माना गया है। झूठ बोलना न केवल दूसरों के साथ विश्वासघात है, बल्कि यह आपके खुद के चरित्र का भी उल्लंघन है। कैसे दिखता है यह व्यवहार? पहला, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना। ये झूठ पहले छोटे और बेकार से लग सकते हैं, जैसे अपनी कहानियों को बेहतर बनाने के लिए अतिशयोक्ति करना, लेकिन धीरे धीरे ये झूठ बढ़ते जाते हैं। गलतियों को छिपाने, दूसरों को दोष देने या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति दावा कर सकता है कि उसने वह काम किया जो उसने वास्तव में नहीं किया, या दूसरों के काम का श्रेय खुद ले सकता है। दूसरा, कामकाज की जगह पर झूठ बोलना। कोई व्यक्ति अपने कौशल या योग्यता के बारे में झूठ बोल सकता है, परियोजनाओं में अपने योगदान को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकता है, सहयोगियों के बारे में झूठी अफवाहें फैला सकता है। ये एक जहरीला माहौल बना देता है। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते, सभी तनाव में रहते हैं। एपिक्टेटस हमें सिखाते हैं कि हम दूसरों की बेईमानी को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरा, व्यक्तिगत संबंधों में झूठ। किसी झूठे व्यक्ति के साथ रिश्ते में होना बेहद विनाशकारी हो सकता है। वह आपके ठिकाने, अतीत या अपनी भावनाओं के बारे में झूठ बोल सकता है। आपको असुरक्षित और चिंतित महसूस होगा। आप अपनी ही धारणा पर शक करने लगेंगे। सेनेका कहते हैं कि सच्चा शांति हमारे भीतर से आती है। दूसरों के झूठ को अपने मानसिक संतुलन को बिगाड़ने न दें। झूठ को पहचानना मुश्किल क्यों है? रोगात्मक झूठे लोग अक्सर आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं, अपनी बात में छोटे छोटे सत्य मिला देते हैं, इतने आश्वस्त दिखते हैं कि उनके झूठ पर यकीन करना आसान हो जाता है। क्या करें? उनकी बातों को सतर्कता से सुनें, सबूतों और तर्क से सच्चाई जानने की कोशिश करें। अगर आप उन्हें झूठ में पकड़ें तो उनके प्रतिक्रिया को देखें। क्या वे आक्रामक हो जाते हैं? क्या वे आपको दोष देते हैं? या क्या वे एक और झूठ गढ़ते हैं? रोगात्मक झूठ बोलना एक रिश्ते की बुनियाद, विश्वास को खत्म कर देता है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बेहद मुश्किल होता है। आप हर समय शक करते रहेंगे, रिश्ते में कड़वाहट और तनाव बढ़ेगा। मार्कस ऑरेलियस ने हमें सिखाया कि रिश्ते आपसी सम्मान और सच्चाई पर आधारित होने चाहिए। अगर किसी रिश्ते में ये दोनों चीजें खत्म हो जाएं, तो वह रिश्ता आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इससे कैसे निपटें? पहला, सीमाएं सेट करें। स्पष्ट कर दें कि आप झूठ और धोखे को सहन नहीं करेंगे। दूसरा, स्वयं पर ध्यान दें, अपनी मानसिक और भावनात्मक भलाई का ख्याल रखें। तीसरा, सत्य की तलाश करें, सतर्क और विचारशील रहें, चीजों को उनके तथ्यों के आधार पर परखें। चौथा, समय पर फैसला लें। अगर झूठ लगातार चलता रहता है और सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो खुद को उस स्थिति से अलग कर लें। रोगात्मक झूठ बोलने वाले लोग अपनी नकली दुनिया में जीते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी से भरा जीवन ही सही मायने में सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। अपने सिद्धांतों पर कायम रहें और झूठ के जाल में उलझने से बचें। आपकी सच्चाई ही आपका सबसे बड़ा कवच है। अपनी शांति और सीमाओं की रक्षा कैसे करें? स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि हमारी आंतरिक शांति सबसे मूल्यवान है। सच्चाई और ईमानदारी हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आइए जानें कि सीमाएं कैसे तय करें और यह हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। सीमाएं क्यों जरूरी हैं? मूल्यों की स्पष्टता। सीमाएं तय करने से आप जानते हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। अपनी सुरक्षा।
यह आपके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। स्वयं का सम्मान, यह दूसरों को सिखाता है कि आपको कैसे सम्मान देना है। सीमाएं बनाना आत्मसम्मान का प्रतीक है। इससे आप दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाते हैं और अपने मूल्यों पर अडिग रहते हैं। सीमाएं तय करने के तरीके। पहला तरीका, स्पष्ट और सटीक बने। बताएं कि आप कौन से व्यवहार स्वीकार नहीं करेंगे। सीधे और आत्मविश्वास से बात करें। अगर कोई दोस्त बार बार आपको अपमानित करता है तो आप कह सकते हैं, मुझे हमारी दोस्ती की कद्र है, लेकिन मैं अपमानजनक भाषा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ऐसा जारी रहा तो मुझे दूरी बनानी पड़ेगी। यह साफ सुथरा और स्पष्ट संवाद संबंधों में सम्मान और व्यवस्था बनाए रखता है। दूसरा तरीका, लगातार रहें। एक बार सीमा तय करने से काम नहीं चलेगा। अपनी बातों पर कायम रहें, भले ही यह कठिन हो। अनुशासन और दृढ़ता दिखाएं। लगातार अपनी सीमाओं का पालन कर आप दूसरों को सिखाते हैं कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। तीसरा तरीका, रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करें। अगर कोई बार बार आपकी सीमाओं को तोड़ता है तो यह संकेत है कि वह आपका सम्मान नहीं करता। अपनी संगत सोच समझकर चुनें। जो लोग आपकी सीमाओं का आदर नहीं करते, उनसे दूरी बनाना आपके आत्मसम्मान और शांति के लिए आवश्यक है। सीमाएं तय करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहली बात, बदलाव